आप सभी को नमस्कार। द साइकोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारी शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की 4th क्लास है। ये सभी क्वेश्चंस हमारे आगामी परीक्षाओं जैसे कि एचटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई? 1878 में, 1879 में, 1880 में, 1892 में। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला मीन्स कि जो हमारी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में जब स्थापित हुई वो है हमारी 1879 में, 1879 में। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस रूप में है? बाल्यावस्था में, जवानी में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम अपनी जो एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड जो हमारी पहले जो वीडियो आ चुकी हैं उनके बारे में हम उनमें विस्तार से बात कर चुके हैं। तो आप हमारी उन वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिससे आपको शिक्षा मनोविज्ञान क्या है इसका अंदाजा हो जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने जिस रूप में है मीन्स कि जो प्रेजेंट टाइप में हमारी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो जिस रूप में है वो हमारा शैशवावस्था में, और जो बाल्यावस्था में, जवानी, शैशवावस्था, किशोरावस्था जो हमारी जो चाइल्ड की जो डेवलपमेंट और ग्रोथ की जो अवस्थाएं होती हैं इनके बारे में हम हमारी जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उनके बारे में हम इनके बारे में हम विस्तार से उनमें बात कर चुके हैं। तो आप हमारी उन वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हैं जिनके बारे में आपको इन सब के बारे में नॉलेज अच्छे से हो जाएगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने जिस रूप में है वो है हमारा शैशवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? आनुवांशिकी विधि, हेरिडिटी मेथड, विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड, अंतर्दर्शन विधि, इंस्पेक्शन मेथड और उपरोक्त सभी। तो मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य जिस नाम से पुकारा जाता है वो होती है हमारी विकासात्मक विधि। मीन्स कि हमारा जो डेवलपमेंटल मेथड जो होता है वो होती है हमारी जेनेटिक विधि। अब हम इसके बारे में जो विकासात्मक विधि है इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से बात कर लेते हैं। डेवलपमेंटल मेथड विकासात्मक विधि, इसका प्रयोग व्यक्ति के विकास एवं वृद्धि मीन्स कि जो इंसान का जो डेवलपमेंट होता है उसकी ग्रोथ होती है इसमें इसका अध्ययन किया जाता है, और इसमें डेवलपमेंट की क्रियाओं एक्टिविटी का अध्ययन किया जाता है। और ये क्रियाएं जो इंसान की जो गर्भावस्था से लेकर जो इंसान की मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। और इनके इस अध्ययन के अकॉर्डिंग जो इंसान का जो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास मीन्स कि जो उसकी हेल्थ डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है, जो उसकी सोशल डेवलपमेंट होती है या फिर उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट होती है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। और इस विधि का यही सर्वोत्तम गुण है कि इस विधि के अकॉर्डिंग इन सभी जो इंसान की जो डेवलपमेंट की जो दशाएं हैं उनका विस्तार से इसमें अध्ययन किया जाता है। और इस विधि को जेनेटिक विधि भी कहा जाता है। और यह जो विधि है यह निरीक्षण विधि होती है, जो हमारी ऑब्जर्वेशनल मेथड जो होता है हमारा उससे मिलती जुलती होती है हमारी ये विकासात्मक विधि। तो ये हमारी विकासात्मक विधि डेवलपमेंटल मेथड। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकासात्मक विधि, जो कि हमारी कहलाती है जेनेटिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं? टाइडमैन, वुडवर्थ, जेबी वाटसन, फ्रायड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बहिर्दर्शन विधि के बारे में। जो ये बहिर्दर्शन विधि है इसको बोलते हैं एक्सट्रोस्पेक्शन, और जो को अवलोकन या निरीक्षण विधि मीन्स कि इस बहिर्दर्शन विधि को ऑब्जर्वेशनल मेथड भी कहा जाता है। और अवलोकन या निरीक्षण का सामान्य अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखना। हम किसी के व्यवहार, आचरण एवं क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को बाहर से ध्यानपूर्वक देखकर उसकी आंतरिक मनस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरणतः यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है तो उसके नेत्र लाल हैं तो हम जान सकते हैं कि वह क्रोध में है, और किसी व्यक्ति को हंसता हुआ देखकर उसके खुश होने का अनुमान लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इंसान का जो उसका बिहेवियर होता है, उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं
जो उसका बर्ताव होता है और उसके अकॉर्डिंग जो उसका व्यवहार होता है, उससे उसकी इंसान के मन की जो दशा होती है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे कि व्यक्ति कोई जो इंसान है वो जोर से बोल रहा है तो उसके जो आंखें होती हैं, नेत्र जो होते हैं वो लाल हो जाते हैं, तो हम जान लेते हैं कि वह इंसान गुस्से में है, क्रोध में है। और किसी व्यक्ति को ऐसे ही जब हम हंसता हुआ देखते हैं तो हम जान लेते हैं आसानी से कि ये इंसान जो हंसता है, जो हंस रहा है, ये खुश है। तो निरीक्षण विधि में निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का निरीक्षण करता है और उसी के आधार पर वह विषय के बारे में अपनी धारणा बना लेता है। मीन्स कि उसी के जो जिसका वो अध्ययन करता है, निरीक्षण करता, तो व्यक्ति के जो व्यवहार का वो निरीक्षण कर रहा होता है, अवलोकन कर रहा होता है, उसी की बेस पे वह उसके बारे में अपनी धारणा बना लेता है, अपनी थिंकिंग उसके बारे में बना लेता है उसी बेसिस पे। और व्यवहारवादियों ने इस विधि को विशेष महत्व दिया है। और क्लोसैनिक के अनुसार निरीक्षण दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। जो ये औपचारिक निरीक्षण होता है ये नियंत्रित दशाओं में है और जो अनौपचारिक निरीक्षण अनियंत्रित दशाओं में किया जाता है। इनमें से अनौपचारिक निरीक्षण शिक्षक के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, जिससे उसे कक्षा और कक्षा के बाहर अपने छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए अनेक अवसर प्राप्त होते हैं और वह इस निरीक्षण के आधार पर उनके व्यवहार के प्रतिमानों का ज्ञान प्राप्त करके उनको उपयुक्त निर्देश दे सकता है। कहने का मतलब है कि जो एक टीचर होता है उसके लिए एक ये अनौपचारिक जो निरीक्षण होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है। इसका उपयोग करके वो क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर जो उसके स्टूडेंट होते हैं उनका बिहेवियर का जो निरीक्षण अवलोकन करके कर लेता है उससे आसानी से, और निरीक्षण के आधार पर उसकी बेसिस पे ही वह अपने जो स्टूडेंट होते हैं उनके व्यवहार की जो उसके बिहेवियर की जो नॉलेज होती है वो उस टीचर को अच्छे से मिल जाती है और उसके अकॉर्डिंग, उस व्यवहार के अकॉर्डिंग वह अपने स्टूडेंट को जो उसके लिए फायदेमंद जो निर्देश होते हैं वो उन्हें दे सकता है, वो उन्हें मोटिवेट कर सकता है एक टीचर। तो ये हमारी बहिर्दर्शन विधि। तो मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं वो है हमारे जेबी वाटसन। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेबी वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? जेबी वाटसन ने, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने, सिगमंड फ्रायड ने। तो जिस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन मीन्स कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है उसके साथ अचेतन मन मीन्स कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, वो कहा है सिगमंड फ्रायड ने। तो जो ये सिगमंड फ्रायड थे ये ऑस्ट्रेलिया के एक मनोवैज्ञानिक थे और फ्रायड ने व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसे व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा गया है। और मनोविश्लेषण मुख्यतः होता है जो मानव के मानसिक क्रियाओं में व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित होता है, और किंतु इसे समाज के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। फ्रायड ने इसके अकॉर्डिंग जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं सिगमंड फ्रायड, उन्होंने व्यक्तित्व की संरचना का वर्णन दो मॉडलों पर किया था। पहला था आकारात्मक मॉडल, इसमें आते हमारे जो ये चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। मीन्स कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और हमारा अर्ध चेतन, हमारा जो हाफ कॉन्शियस माइंड है या यूं कह लीजिए अनकॉन्शियस माइंड है, और एक हमारा अचेतन मन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और दूसरा जो मॉडल दिया था इन्होंने सिगमंड फ्रायड जी ने, वो था हमारा गत्यात्मक मॉडल या संरचनात्मक मॉडल। इसमें आते हमारे जो इदम, जो इड होती है, अहम जो हमारी ईगो होती है इंसान के अंदर, और थर्ड होती है हमारी परअहम मीन्स की जो सुपर ईगो होती है। तो इन्होंने जो व्यक्तित्व के संरचना के जो दो मॉडल दिए थे इस बेस पे दिए थे, आकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक मॉडल या संरचनात्मक मॉडल। तो जिस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए वो हमारे सिगमंड फ्रायड ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? गेस्टाल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने, व्यवहारवाद ने। तो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में हम अपनी पिछली कक्षाओं में डीपली चर्चा कर चुके हैं, तो आप इसके लिए हमारी उन वीडियो को देख सकते हैं।
जो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड जो हमारी वीडियो हैं उनमें हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। बाल केंद्रित शिक्षा मीन्स की जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है वो होती है हमारी बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के जिस संप्रदाय ने दी है वो हमारा मनोविश्लेषणवाद ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणवाद ने। तो अब हम थोड़ा सा मनोविश्लेषणवाद के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मनोविश्लेषणवाद का मतलब होता है साइको एनालिसिस, और जो ये साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवादी हैं इनका मानना है कि जो अचेतन मन होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड होता है उस पर विशेष जोर देना चाहिए। और ये विचारधारा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो सिगमंड फ्रायड, अभी हमने सिगमंड फ्रायड के बारे में बात की है, उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। और जो सिगमंड फ्रायड थे इसके अकॉर्डिंग जो मानसिक क्रियाएं होती हैं इंसान की, उनके दौरान जो द्वंद्व मनुष्य के अंदर चलते हैं और जो मानसिक व्यक्तिक्रम है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि मानसिक व्यक्तिक्रम मतलब कि जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर इंसान के अंदर जो होता है उसको हम मानसिक व्यक्तिक्रम कहते हैं। और ये सारे अधिकांशतः प्रमुख रीजन होते हैं जो मनुष्य की अचेतन मन मीन्स की जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें छिपे हुए रहते हैं और जो दिखाई नहीं पड़ते लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को परेशान करते रहते हैं और इससे इंसान के अंदर द्वंद्व के रूप में वो प्रकट होते रहते हैं। तो ये हमारा मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणवाद ने बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा जो दी थी वो दी थी मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में, जमैका में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गेस्टाल्ट संप्रदाय के बारे में। जो ये गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, जो ये गेस्टाल्ट शब्द है ये जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है पूर्ण, होल या समग्र आकार, मीन्स की टोटल पैटर्न ऑफ कॉग्निफिगरेशन। और इनको सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत मीन्स की इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। और इस सिद्धांत में समस्या की प्रकृति को संपूर्ण आकार में अध्ययन करने पर बल दिया गया है और इसके अनुसार द होल इज द मोर इम्पोर्टेंट देन द पार्ट्स, यानी कि पूर्ण जो होता है वो अंश से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत पूर्ण से अंश, होल टू पार्ट की ओर या स्थूल से सूक्ष्म, माइक्रो टू मिक्रो को प्रतिपादित करते हैं। और गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे इनमें जो प्रमुख तौर पे जो इस सिद्धांत को मानने वाले थे वो थे मैक्स वर्दीमर, कोफा तथा कोलर। इनको गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये हमारा गेस्टाल्ट संप्रदाय। तो गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म जिस देश में हुआ वो है जर्मनी में। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है अंश पूर्ण से की ओर, एक तरफ के अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, बीच की ओर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समग्रवाद के बारे में। समग्रवाद हमारा जो होता है ये हमारा समग्रवाद मतलब होता है गेस्टाल्टिज्म। अभी हमने गेस्टाल्टवाद पढ़ा। तो इसके अकॉर्डिंग जो समग्रवाद होता है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी में मनोविज्ञान के समग्रवाद नामक संप्रदाय का उदय हुआ। और इसमें एक वर्ड आया गेस्टाल्ट शब्द जो कि है जर्मन भाषा का शब्द जिसका अर्थ है पूर्णाकार। अभी हमने पढ़ा पूर्णाकार अथवा व्यवस्थित समग्र। और जो मैक्स वर्दीमर एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जो अनुभव तथा व्यवहार होते हैं उनको अलग अलग हिस्सों में करके अध्ययन नहीं किया जा सकता। मतलब कि इंसान का जो बिहेवियर होता है और उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हम उसको नहीं समझ सकते, बल्कि पूरे तरीके से एक साथ जोड़ के समग्र रूप से उस व्यवहार को हम समझ सकते हैं। और मैक्स वर्दीमर के इस विचारधारा में और भी कई मनोवैज्ञानिक शामिल थे जैसे कि कर्ट कोफा, वोल्फगैंग कोलर और कुर्ट लेविन। और इन सभी को गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। इस संप्रदाय को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों का विचार था कि जो संरचनावादी जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जो प्रकार्यवादी और व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मनोविज्ञान के अध्ययन का गलत रास्ता चुन लिया था और हम जो कह रहे हैं ना वो सही है, ऐसा उनका मानना था। और इनके अकॉर्डिंग जो अवयवों की तुलना जो कंपैरिजन होता है उसमें संपूर्ण अनुभव अधिक महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग पार्ट ने होकर
अगर टोटल एक्सपीरियंस पे ध्यान में रखा जाए इंसान के, तो वही अपने आप में इंसान के व्यवहार को समझने का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। ये हमारा समग्रवाद गेस्टल्टिज्म। तो समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है, वो दिया जाता है हमारा पूर्ण से अंश की ओर। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? प्रकार्यवाद, संरचनावाद, समग्रवाद, व्यवहारवाद। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रकार्यवाद के बारे में। जो ये प्रकार्यवाद है, इसका अर्थ होता है फंक्शनलिज्म। तो इसके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं इस सिद्धांत के, वो है हमारे विलियम जेम्स, जिन्होंने प्रकार्यवाद सिद्धांत दिया था। और ये विकासवाद के सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे। मीन्स की जो हमारी डेवलपमेंटल थ्योरी अभी में पढ़ा, उससे ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। और इनके अकॉर्डिंग इंसान के मन के अध्ययन में जीव विज्ञान की प्रवृत्ति की प्रमुख भूमिका होती है। इसलिए मन को जानना है, इंसान के अगर मन को जानना है तो जीव विज्ञान जो लाइफ साइंस हमारी होती है उसको समझना जरूरी है, ऐसा इनका मानना था। और इनका मानना था कि जो संरचनावाद है मन के संबंध में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अनुभवों को तथ्यों के रूप में डिवाइड नहीं किया जा सकता। अनुभव जो होते हैं अपने आप में समग्र रूप में होते हैं। और प्रकार्यवाद के अकॉर्डिंग मन की संरचना को जानना इतना जरूरी नहीं जितना कि इसकी क्रियाओं तथा कार्यों को जानना जरूरी है, कि वो क्रिया, इंसान जो क्रिया करते हैं, एक्टिविटी जो करते हैं, वो कैसे करते हैं और उनका जब काम होता है वो कैसे करते हैं। और इसी में जो एक जॉन डीवी नामक जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री भी जो थे, वो भी इसी प्रकार्यवाद संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे, इसी प्रकार्यवाद को मानने वाले थे। ये हमारा प्रकार्यवाद। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट संरचनावाद के बारे में। तो जो संरचनावाद होता है, इसका अर्थ होता है स्ट्रक्चरलिज्म। और इसके प्रमुख प्रवर्तक, जो संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक थे, उनमें प्रमुख नाम है विलियम वुंट। ये एक जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहले संरचनावाद का विचार हमारे सामने रखा। और इनके साथ इनके एक शिष्य थे टिचनर, जिनका नाम हम सभी जानते हैं। और इन्होंने इनकी जो विचारधारा थी, विलियम वुंट की जो विचारधारा थी, उसी को आगे बढ़ाने में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई है। और विलियम वुंट ने 1879 में जो विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो स्थापित की गई जर्मनी में, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा की थी, जो लिप्जिग नगर में इसको स्थापित किया और मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाने की प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई, विलियम वुंट जी ने। और वुंट ने आरंभ में संवेदनाओं पर काम किया। संवेदना मीन्स कि हमारे जो सेंसेशन होते हैं, मनुष्य की जो संवेदनाएं होती हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं और संवेदनाओं से व्यवहार कैसे प्रकट होता है, ये जानने के लिए उन्होंने इस मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में जो उनके द्वारा स्थापित की गई जर्मनी के लिप्जिग नगर में, इसमें उन्होंने काम किया और घंटों तक इस पे काम किया, इस मैटर पे। और उसकी बेसिस पे कुछ निर्णय इन्होंने लिए विलियम वुंट जी ने। और जैसा कि हमने मनोविज्ञान की अध्ययन प्रणालियों में अंतर्दर्शन विधि की बात की है, अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक विलियम वुंट जी ही हैं। और इन्होंने इस अंतर्दर्शन विधि का उपयोग करके यहाँ पे जो ये संरचनावाद को जन्म दिया। यहाँ पर स्ट्रक्चर, जो मनुष्य के मस्तिष्क में जो उद्दीपक होते हैं, वो वातावरण में मिलते हैं और उन वातावरण में मिले हुए उद्दीपकों से मस्तिष्क में संरचनाएं कैसे बनती हैं और संरचनाएं व्यवहार के रूप में कैसे इंसान को जो हेल्प करती हैं, उस पर प्रकाश डालने की इन्होंने संवेदनाओं, जो इंसान की जो संवेदनाएं होती हैं, उसको आधार माना। जो इंसान की जो सेंसेशंस होते हैं, उनको इन्होंने इसमें संरचनावाद में आधार मानकर इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो ये हमारा संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। और नेक्स्ट हमारा समग्रवाद, जो गेस्टल्टिज्म, जिसके बारे में हमने अभी विस्तार से चर्चा की है। और नेक्स्ट हमारा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के बारे में भी हम बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा व्यवहारवाद के बारे में। तो व्यवहारवाद की जो स्थापना थी 1913 में, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में जे.बी. वाटसन नाम के जो एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उनके द्वारा व्यवहारवाद की नींव रखी गई थी।
और व्यवहारवाद, व्यवहार का अर्थ होता है इंसान का जो भी काम होता है, जो क्रिया वो करता है, वो जो क्रिया होती है उसका जो व्यवहार होता है वो जिस रूप में दिखाई देती है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? वो क्रिया कहलाती है हमारी व्यवहारवाद। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक बच्चा है जो जोर जोर से हंसता है, तो वो भी एक क्रिया ही तो है। हंसना क्या है? बच्चा क्या कर रहा है? अपना व्यवहार ही तो प्रस्तुत कर रहा है, हंसने के द्वारा, रोने के द्वारा। तो ये होता हमारा व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। तो ये सभी जो प्रकार्यवाद, संरचनावाद, समग्रवाद, व्यवहारवाद, जिसके बारे में अभी अभी हम बात कर रहे थे, ये हमारे सभी कहलाते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। मीन्स की जो हमारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो हैं वो ये सभी हैं हमारे मनोविज्ञान के संप्रदाय, प्रकार्यवाद, संरचनावाद, समग्रवाद, व्यवहारवाद। तो जो संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है वो है हमारा संरचनावाद। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संरचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी? संरचनावाद को, प्रकार्यवाद को, व्यवहारवाद को, समग्रवाद को। तो अभी हमने संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद और समग्रवाद पर विस्तार से चर्चा की है। तो जो जे.बी. वाटसन जो एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं, इन्होंने मनोविज्ञान के जिस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है वो है हमारा व्यवहारवाद। अभी हमने पढ़ा कि जे.बी. वाटसन थी, इन्होंने एक थ्योरी दी थी बिहेवियरिज्म की, व्यवहारवाद की। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यवहारवाद को। जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान के जिस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी है वो है हमारा व्यवहारवाद को। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। परबलन पुनर्बलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉन लॉक ने, विलियम जेम्स ने, सिगमंड फ्रायड ने, स्किनर ने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परबलन पुनर्बलन का सिद्धांत, उसके बारे में। तो जो ये परबलन पुनर्बलन का सिद्धांत है, इसके अकॉर्डिंग जब कोई बालक क्रिया करता है तो क्रिया के दौरान उसमें जो अनुक्रिया में वृद्धि होती है उसे ही कहते हैं हम पुनर्बलन। और पुनर्बलन के द्वारा बालक के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। मीन्स की पुनर्बलन जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा जो होता है उसके जो काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसमें वृद्धि होती है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ उसकी होती है। और जो अध्यापक होता है वो बालक को समय समय पर पुनर्बलन इसमें देता रहता है। और पुनर्बलन को अंग्रेजी में कहते हैं हमारा रेनफोर्समेंट। और पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो C.L. हल ने दिया था। यह यूएसए के रहने वाले थे और इन्होंने यह सिद्धांत थ्रोनडाइक व पावलोव पद्धति पर दिया और सन 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स बिहेवियर में यह सिद्धांत दिया। और यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। मीन्स की जो इंसान की जो नीड होती है उस पर यह सिद्धांत विशेष जोर से बल देता है, जोर देता है। और हल के अकॉर्डिंग सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। और हल ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते समय बताया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है और सीखने का आधार किसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया में होता है। अर्थात कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो इंसान होता है नॉर्मली वो किसी भी चीज़ को ऐसे ही थोड़ी ना सीखता है। वो जो उसका सीखना होता है उसकी किसी नीड पे बेस होता है, जिससे वो उस व्यवहार को सीखता है जिससे कि उसकी जो नीड होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो आगे हम बात कर लेते हैं। जो स्किनर थे इन्होंने हल के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है क्योंकि यह आवश्यकता व प्रेरणा पर बल देता है और इसलिए शिक्षार्थियों को प्रेरित करके ही सिखाया जाता है। और जो ये पुनर्बलन है, रेनफोर्समेंट है, इसका शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्व है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं थोड़ा विस्तार से। इसके अकॉर्डिंग जो बालक को प्रेरित किया जाता है और यह सिद्धांत पाठ्यक्रम बनाते समय विद्यार्थियों की आवश्यकता पर बल देता है और यह सिद्धांत कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के उद्देश्यों को स्पष्ट करने पर बल देता है और पुरस्कार की व्यवस्था को समझाता है और पुनर्बलन से उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। और जो ये पुनर्बलन सिद्धांत के कुछ उपनाम भी हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं। जो पुनर्बलन है उसको हम किन किन और नामों से जान सकते हैं। ये हमारे परबलन का सिद्धांत,
अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत या फिर चालक न्यूनता का सिद्धांत। इन सभी नामों से हम इस पुनर्बलन सिद्धांत को जानते हैं। तो ये हमारा परबलन पुनर्बलन का सिद्धांत। तो परबलन पुनर्बलन का सिद्धांत जिसने प्रतिपादित किया वो हमारे स्कीनर ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, स्कीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है? क्षेत्रीय भ्रमण विधि, पर्यटन विधि, प्रयोगशाला विधि, उपरोक्त सभी। तो स्थानीय इतिहास हमारा जो फील्ड हिस्ट्री होती है जो उसके लिए जो सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि हमारी जो टीचिंग जो मेथड होता है वो होती है हमारी क्षेत्रीय भ्रमण विधि। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो क्षेत्रीय भ्रमण विधि होती है हमारी क्या होती है? तो क्षेत्रीय भ्रमण विधि अर्थात किसी उद्देश्य को लेकर स्थान विशेष की यात्रा ही क्षेत्रीय भ्रमण है। मीन्स कि हमारा जो इंसान का कोई उद्देश्य होता है, विशेष उद्देश्य होता है, उसका जो लक्ष्य होता है उसको लेके जो इंसान किसी जगह पर पर्टिकुलर जगह पर जो जाता है, उसकी जो यात्रा करता है तो उसको कहते हैं क्षेत्रीय भ्रमण। और शिक्षा के क्षेत्र में यह उद्देश्य संबंधित विषय के प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है। और इस विधि को शैक्षिक पर्यटन, शैक्षिक भ्रमण, क्षेत्राटन, सरस्वती यात्रा आदि नामों से भी जाना जाता है। इसमें जो ये शिक्षा के क्षेत्र में यह उद्देश्य संबंधित विषय के प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है। मीन्स कि जो हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे उस जगह पर जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, पर्सनल हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं हमारे बिल्कुल सामने। जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं, उसी को हम एक्सपीरियंस करते हैं, वही हमारे अनुभव में आती हैं वो चीज़ें। तो ये हमें प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। इस विधि के अकॉर्डिंग जो क्षेत्रीय भ्रमण विधि है इसमें हमें इंसान को प्रत्यक्ष अनुभव मिलते हैं। और आगे बात कर लेते हैं, जो पेस्टोलॉजी और सुकरात जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक रहे हैं, इन्होंने प्राचीन काल में बच्चों के शिक्षण हेतु इसकी सिफारिश की थी। लेकिन इस विधि का वास्तविक प्रतिपादन 20वीं शताब्दी में प्रोफेसर रेन द्वारा किया गया। तो ये हमारी क्षेत्रीय भ्रमण विधि। और इसके कुछ गुण भी हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यह शिक्षण व्यूह रचना जो ये क्षेत्रीय भ्रमण विधि होती है यह प्रत्यक्ष अनुभव करती है। और यह शिक्षण व्यूह रचना कल्पना शक्ति का विकास करती है। और यह शिक्षण व्यूह रचना अनौपचारिक शिक्षण प्रदान करती है। और यह शिक्षण व्यूह रचना शिक्षार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास करती है। और यह शिक्षण व्यूह रचना शिक्षार्थियों में शिक्षण के प्रति रुचि जागृत करती है। और इसके कुछ दोष भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इसमें जो क्षेत्रीय भ्रमण विधि है इसमें कुछ दोष भी हैं। इसके अकॉर्डिंग इस शिक्षण व्यूह रचना से कक्षा शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने में सदैव दुर्घटना का भय रहता है। और भारत जैसे गरीब देश में ये शिक्षण व्यूह रचना कारगर नहीं है। और क्षेत्रीय भ्रमण में मनोरंजन को अधिक महत्व मिलता है जबकि उद्देश्य पूरे नहीं होते। आप सभी जानते हैं हमारा जो भारत देश है उसमें गरीबी कुछ ज़्यादा ही है। तो इसके अकॉर्डिंग उस गरीबी के चलते जो ये शिक्षण की जो ये पद्धति क्षेत्रीय भ्रमण विधि है ये ज़्यादातर काम नहीं करती हैं, ये बहुत कम कामयाब होती है। और क्षेत्रीय भ्रमण विधि में जो मनोरंजन होता है, जो हमारा इंजॉयमेंट जो होता है हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसको अधिक महत्व मिलता है। जबकि उसके जो हमारे उससे लेके जो हमारे उद्देश्य होते हैं वो पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं होते, पूरे नहीं हो पाते। तो ये हमारी क्षेत्रीय भ्रमण विधि। तो स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है वो हमारी क्षेत्रीय भ्रमण विधि। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, क्षेत्रीय भ्रमण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, सामाजिक नियमों में, सामाजिक सुधारों में। तो सामाजिक अध्ययन हमारी जो सोशल स्टडी होती है उसका सबसे अधिक महत्व जिसमें होता है वो होता है हमारा सामाजिक मूल्यों के विकास में। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, सामाजिक मूल्यों के विकास में।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कौन सी विधि करती है? समाजमिति विधि, वाद विवाद विधि, सामाजिक अध्ययन विधि, उपरोक्त सभी विधियां। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें समाजमिति विधि के बारे में। समाजमिति विधि जो होती है इसको कहा जाता है हमारी सोशियोमेट्री। तो ज्यादातर जो इसका प्रयोग है समाजशास्त्र में होता है, और क्योंकि ये सामाजिक अध्ययन से संबंधित है लेकिन सामाजिक मनोविज्ञान में भी इसका प्रयोग होता है। और समाजमिति विधि है जो ये, इसका प्रतिपादन जेकब लेवी मरोने नाम के एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने किया है। और इसमें एक समूह की संरचना का अध्ययन करने और उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति के पारस्परिक सामाजिक संबंधों की स्थिति को मापने की तकनीक होती है, उसको कहते हैं हम समाजमिति विधि। और यह समूह के सदस्यों के बीच जो मौजूद सामाजिक संबंधों का एक मापन है वो ये करती है। तो आप सभी जानते हैं जो इंसान होता है, जो मनुष्य होता है, वो एक सामाजिक प्राणी होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो समाज में जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो हर किसी व्यक्ति को तो पसंद करता नहीं है। तो वो हर किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करता, और कहीं ना कहीं उसकी जो सामाजिकता होती है और जो सामने वाले व्यक्ति की सामाजिकता में कुछ न कुछ डिफरेंसेस तो होते ही हैं, अंतर होते हैं। और हम में से हर एक इंसान किसी न किसी अदर पर्सन से नेगेटिव और पॉजिटिव वे में जुड़े हुए होते हैं। तो इस परस्पर जुड़ाव, जो सामने वाले इंसान का जो हमारा परस्पर जो जुड़ाव होता है, जो लिंक होता है, उसके मापने की जो विधि होती है वो कहलाती है हमारी समाजमिति विधि, सोशियोमेट्री। तो ये होती है हमारी समाजमिति विधि। नेक्स्ट है हमारी वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि मतलब कि डिबेट मेथड। जो वाद विवाद विधि होती है ये किसी विषय में पक्ष विपक्ष में अपने विचार को प्रकट करने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है हमारी वाद विवाद विधि, डिबेट मेथड। और ये विश्वविद्यालय, विद्यालय या अन्य जो शैक्षिक संस्थाएं होती हैं ये वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करती हैं, और इनका उद्देश्य किसी विवादास्पद मामले पर लोगों का ध्यान खींचना होता है। मीन्स कि इसका जो मोटिवेशन होता है, जो उद्देश्य होता है, वो किसी जो ये कंट्रोवर्सी जो मैटर होते हैं उस पे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना होता है, आकर्षित करना होता है। ये होती है हमारी वाद विवाद विधि, डिबेट मेथड। और नेक्स्ट है हमारी सामाजिक अध्ययन विधि। जो सिंपल सी बात है, सामाजिक अध्ययन विधि जो होती है हमारी सोशल जो स्टडीज मेथड होते हैं वो होती है हमारी सामाजिक अध्ययन विधि, जिसके बारे में हम समाज के बारे में, इंसान के बारे में, जो उसके जो मूल्य, जो आदर्श होते हैं, सामाजिकरण के बारे में, उसके बारे में डीपली हम बात करते हैं, वो होती है हमारी सामाजिक अध्ययन विधि। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण जो विधि करती है वो करती है हमारी वाद विवाद विधि। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाद विवाद विधि, डिबेट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? कहानी विधि, वाद विवाद विधि, समाजमिति विधि, उपरोक्त सभी विधियां। तो सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो होती है हमारी कहानी विधि। मीन्स की जो स्टोरी मेथड होता है, सिंपल सी बात है, जो हमारी सोशल स्टडी होती है उसको पढ़ाने के लिए जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको कोई भी मैटर हम समझाते हैं, जो भी स्टडी हम कराते हैं क्लासरूम के अंदर, तो उसको वो चीज़ें, जो सब्जेक्ट होता है, जो विषय होता है, उसको हम उन बच्चों को एक स्टोरी के अकॉर्डिंग, कहानी के हिसाब से हम उसको बताते हैं, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आती है। तो सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की जो प्राथमिक कक्षा में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होती है वो होती है हमारी कहानी विधि, स्टोरी मेथड। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहानी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? सीखने वाले की अभिप्रेरणा, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि, सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो सीखने वाले की अभिप्रेरणा मतलब कि जो लर्नर होता है, जो सीखने वाला व्यक्ति होता है, वो मोटिवेट किस टाइप से, उसका मोटिवेशन कैसा है। और सीखने वाले का मानसिक स्तर मतलब कि जो उसकी मेंटल स्टेज है वो किस टाइप की है। या सीखने वाले की बुद्धि मतलब कि जो सीखने वाला होता है इंसान, जो लर्नर होता है, उसकी जो इंटेलिजेंस जो होती है, उसका जो IQ लेवल होता है वो कैसा है। या फिर सीखने वाले की अभिवृत्ति मीन्स की इंसान का जो सीखने वाले का जो
एप्टीट्यूड है वो किस टाइप का है। तो अधिगम के लिए प्रथम शर्त, अधिगम मीन्स कि सीखना, हमारा किसी चीज को सीखना, लर्न करना। तो अधिगम के लिए जो प्रथम शर्त, पहली शर्त है वो होती है हमारी सीखने वाले की अभिप्रेरणा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीखने वाले की अभिप्रेरणा। मतलब कि जो इंसान होता है, जो सीखने, किसी काम को जो सीखना चाहता है, वो किस टाइप से उस काम को सीखने के लिए मोटिवेट है, मोटिवेशन उसको मिला हुआ है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, सीखने वाले की अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है। सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बहुअनुक्रियाएं, सीखने वाले की बुद्धि, सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो सीखने वाले का मानसिक स्तर अभी हम बात कर चुके हैं, जो मानसिक स्तर जो उसकी मेंटल स्टेज होती है इंसान की, सीखने वाले की। और सीखने वाले की बहुअनुक्रियाएं मीन्स की जो उसके अंदर जो बहुत सारी सीखने को लेकर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो क्रिएटिविटी होती हैं वो। या फिर सीखने वाले की बुद्धि, उसका जो IQ लेवल होता है, उसकी इंटेलिजेंस जो होती है। और सीखने वाले की अभिवृत्ति मीन्स की जो इंसान का जो सीखने का जो एप्टीट्यूड होता है वो किस टाइप का है। तो अधिगम के लिए द्वितीय शर्त, जो सीखने के लिए जो दूसरी शर्त होती है वो होती है हमारी सीखने वाले की बहुअनुक्रियाएं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, सीखने वाले की बहुअनुक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है। सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि लब्धि, सीखने वाले को पुनर्बलन, सीखने वाले का मन। तो अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है, मीन्स की जो सीखना है, अधिगम जो सीखना है उसके लिए जो तीसरी शर्त है वो क्या है, वो होती है हमारी सीखने वाले को पुनर्बलन। मीन्स की जो इंसान होता है उसको पुनर्बलन, मतलब कि जो रेनफोर्समेंट है वो किस टाइप का मिला हुआ होता है, जिससे कि वो उस चीज को आसानी से सीख ले। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, सीखने वाले को पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है। सीखने वाले का अभ्यास, सीखने वाले का घर का माहौल, सीखने वाले की बुद्धि लब्धि, सीखने वाले का मन। तो सीखने वाले का अभ्यास मीन्स की जो लर्नर होता है, जो किसी चीज को सीखना चाहता है, जो इंसान होता है, उसमें उसकी जो सीखने के प्रति जो उसकी प्रैक्टिस है, उसका अभ्यास है वो किस टाइप का है। या फिर सीखने वाले का घर का माहौल मीन्स की जो उसके घर का जो माहौल होता है, जो एनवायरनमेंट होता है उसके आसपास का, वो किस टाइप का है। या सीखने वाले की बुद्धि लब्धि मीन्स की जो इंसान का जो IQ लेवल होता है, जो इंटेलिजेंस होती है वो किस टाइप की है। या फिर सीखने वाले का मन, मतलब कि एक जाहिर सी बात, सिंपल सी बात है कि जो हम किसी चीज़ को सीखते हैं, कोई इंसान किसी चीज़ को सीखना चाहता है तो उसमें उसका मन होगा, उसका अपना मन जो होता है वो होगा, तभी तो उसे आसानी से सीख पाएगा। तो अधिगम के लिए जो चतुर्थ शर्त है वो होती है हमारी, जो अधिगम के लिए सीखने के लिए जो चौथी शर्त जो होती है हमारी, वो है हमारी सीखने वाले का अभ्यास। मीन्स की जो लर्नर होता है उसकी सीखने के प्रति जो उसकी प्रैक्टिस कितनी है, उसका अभ्यास कितना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीखने वाले का अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी। गेट्स ने, मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने। तो अधिगम मीन्स कि हमारा जो सीखना वो कहलाता हमारा अधिगम। अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। मीन्स कि जो हमारा सीखना होता है वो इंसान के जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है, उसमें जो स्थायी परिवर्तन मीन्स कि जो परमानेंट जो चेंज होता है, और जो इंसान के जो अभ्यास अथवा अनुभव मीन्स की जो इंसान की जो प्रैक्टिस होती है सीखने के प्रति, और उस प्रैक्टिस से जो उसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो अनुभव होते हैं, उसके परिणाम स्वरूप होता है अधिगम। तो यह परिभाषा जिस मनोवैज्ञानिक ने दी है वो दी है मॉर्गन ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने, गेट्स ने, गिलफोर्ड ने। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। मीन्स की कहने का मतलब है कि जो इंसान का जो अनुभव होता है
उसने जो लाइफ में जो सीखा होता है, उसका अनुभव होता है, जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं और उसके बेस पे जो उसे ट्रेनिंग होती है, उसके द्वारा जो उसे ट्रेनिंग मिलती है सीखने में, जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंग जो व्यवहार में, उसके इंसान के बिहेवियर में जो संशोधन मीन्स की बदलाव, कोई चेंजमेंट जो होता है वो होता है अधिगम। तो यह परिभाषा जिस मनोवैज्ञानिक ने दी है वो दी है वुडवर्थ ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, वुडवर्थ ने। इनके अकॉर्डिंग अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, वुडवर्थ ने। क्वेश्चन करते हैं, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? मार्गन ने, क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने। तो अधिगम मतलब हमारा सीखना। तो अधिगम जो होता है वो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। मीन्स कि इंसान की जो आदतें होती हैं, जो हैबिट होती है उसकी, ज्ञान उसकी जो नॉलेज होती हैं और जो अभिवृत्तियों मीन्स की जो एप्टीट्यूड है उसका अर्जन होता है, उसका जो मिलना होता है अधिगम के जरिए, सीखने के जरिए उसकी जो आदतें, नॉलेज और जो उसकी एप्टीट्यूड होती है उसका अर्जन है, वो होता हमारा अधिगम। तो यह परिभाषा जिस मनोवैज्ञानिक ने दी है वो दी है क्रो एंड क्रो ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? क्रो एंड क्रो ने, मार्गन ने, गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ ने। तो व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है, मतलब कि इंसान का जो बर्ताव होता है, जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, उसके कारण, उसके अकॉर्डिंग जो व्यवहार, जो बिहेवियर में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजमेंट होती है, वो ही होता हमारा अधिगम। तो यह परिभाषा जिस मनोवैज्ञानिक ने दी है वो दी है गिलफोर्ड ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? काल्विन ने, क्रो एंड क्रो ने, गिलफोर्ड ने, मार्गन ने। तो पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, मीन्स कि जो इंसान का जो बर्ताव होता है, बिहेवियर होता है, जो उसका पहले से जो उसके अनुभव, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उसकी बेसिस पे जो उसका व्यवहार होता है, पूर्व निर्मित व्यवहार, बिहेवियर जो होता है वो अनुभव द्वारा परिवर्तन, मीन्स कि जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो उसमें चेंजमेंट होते हैं इंसान के जो बिहेवियर में, वो ही कहलाता है हमारा अधिगम। तो यह परिभाषा जिस मनोवैज्ञानिक ने दी है वो दी है कॉल्विन। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉल्विन। कॉल्विन के अकॉर्डिंग जो पूर्व निर्मित व्यवहार होता है उसके व्यवहार में जो अनुभव द्वारा परिवर्तन है वो ही होता है हमारा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अधिगम व्यक्ति में एक तय परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? क्रो एंड क्रो ने, गिलफोर्ड ने, मार्गन ने, पिल ने। तो अधिगम व्यक्ति में एक तय परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हमारा अधिगम, जो हमारा सीखना होता है वो इंसान में पहले जो उसके बिहेवियर में जो चेंजमेंट होते हैं जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। मीन्स कि जो इंसान का जो बर्ताव होता है, जो बिहेवियर होता है, उसका जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट की बेसिस पे जो उसमें चेंज होते हैं उसके अनुसरण में होता है। अनुसरण मतलब यहाँ पे अनुसरण का अर्थ होता है नकल करना किसी चीज़ की। तो उस परिवर्तन के अनुसरण में जो व्यवहार होता है वो होता हमारा अधिगम। तो यह परिभाषा जिस मनोवैज्ञानिक ने दी है वो दी है पिल। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, पिल। पिल के अकॉर्डिंग अधिगम व्यक्ति में एक तय परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, पिल। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।